वालेकुम अस्सलाम। हम सिर्फ 2 मिनट्स वेट करते हैं, इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी, जी, तब तक मैं आपसे बात कर सकती हूँ। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मैंने आपका ग्रुप देखा तो मैंने कहा तो माशाल्लाह 400 प्लस लोग हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 474 आज मैंने जब देखा था तब थे। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह और आपने उसमें इतने सारे ज़्यादा लोग इकट्ठे कैसे किए? पहले तो ये बताएँ। जी मैम। इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे हुए? मैम बस अल्लाह ने कराए हैं, मेरा तो कोई कमाल नहीं है इसमें। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता ये है कि मैं बहुत कंसिस्टेंट रही हूँ। इसमें हमने 1 साल से कंसिस्टेंटली हम हर वेडनेसडे को सेशन कर रहे हैं। बीच में हमारी ब्रेक आई थी थोड़ी-सी, लेकिन हुँ, हुँ। फिर हमने इसको कंसिस्टेंट रखा सेशन चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद करती हूँ कॉल। और काइंडली आप सब लोग अपनी माइक्स म्यूट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़्यादा इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट हैं वो मेरी बहन जर्मनी में होती है, वो मेरे साथ एडमिन्स में है इसमें, तो उसके थ्रू ज़्यादा लोग भी जॉइन किए हैं उन्होंने। पर्सनली लोग सही। मिलते हैं, तो फिर वो उसके लिए तो काफ़ी सारे तो अल्हम्दुलिल्लाह। नाम इसमें फ़ैमिलियर से लग रहे हैं मुझे। जी, काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनको मैं पर्सनली जानती भी हूँ। जानते हैं। चलें अभी शुड आई स्टार्ट? मैम बस 1 मिनट और इंशाल्लाह हम फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप मेरे से भी ज़्यादा टाइम की पाबंद। जी मैम, वो क्योंकि हमने चले हो गया टाइम। चलिए हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे-जैसे लोग जॉइन करते जाएँगे इंशाल्लाह हम लोग फिर अभी लिंक हमने दे दिया है, इंशाल्लाह जैसे-जैसे लोग जॉइन करते जाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है आज एक और सेशन के लिए। आज के सेशन की जो स्पीकर है इनका इंट्रोडक्शन देना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरी और मैम इफ़त रुहेल का तकरीबन 15 साल पुराना ताल्लुक है और साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से मेरी मोहब्बत की एक बहुत बड़ी वजह मैम इफ़त हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज भी मैं उन्हें अपनी मेंटर और उस्ताद समझती हूँ। मैम इफ़त मेरे लिए बहुत मोहतरम है, उनकी रहनुमाई, इल्म और स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेशन हमेशा काबिल-ए-तारीफ़ रही है। आज हमें उनसे सीखने का मौका मिल रहा है, जो मेरे लिए एक और इज़्ज़त और खुशी की बात है। प्लीज़ जॉइन मी इन वार्मली वेलकमिंग डॉक्टर इफ़त रुहेल। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच सारा और आपकी इतनी मोहब्बत भरे इंट्रोडक्शन का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपने कहा कि आपने इतनी इज़्ज़त से मेरा नाम लिया और मेरे लिए बहुत सारे अच्छे कलमात कहे। मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में फुल टाइम आने की जो क्रेडिट है वो आपको देती हूँ। कि और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12 साल हो गए मुकम्मल एज़ ए फुल टाइम यहाँ जॉब करते हुए और असिस्टेंट से प्रोफ़ेसर और प्रोफ़ेसर से चेयरपर्सन, ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर ये सारा क्रेडिट जो है ये मैं मुझे कहते हैं जब कोई दुआ सिखाए या कोई आपको इल्म सिखाए तो उसका अजर जो है वो पीछे ट्रेलिंग पर्सन को भी मिलता है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि इस सारी कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं सारा नजम का हाथ है। वो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कि मैं तो यहाँ से छोड़ के जा चुकी थी और वन फाइन डे आई वाज़ कमिंग बैक टू फ्रॉम मेडिक्सी जहाँ मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही थी एंड योर कॉल केम टू मी एंड यू सेड कि मैम हमारे यहाँ डिप्लोमा शुरू है तो प्लीज़ आप हमें जॉइन करें या हमें पढ़ाएं। तो मैंने कहा कि नहीं आई लेफ्ट फाउंडेशन तो मैंने तो नहीं आना। तो आपने कहा कि नहीं नहीं मैम सिर्फ एक दफ़ा आ जाएं। और आई यूज्ड टू से मैं लोगों से कहती हूँ कि भई मुझे सिर्फ़ उस बच्ची की इस बुलाने के को का मान रखने के लिए मैं उस उधर चली गई फाउंडेशन में एंड मुझे नहीं पता दैट वाज़ परहैप्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ़ कि मैंने वहाँ फुल टाइम जॉइन करना था। और 12 साल से तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही स्टेडीली और वहाँ मैं अपना काम करते हुए जो है जो भी जितनी भी अचीवमेंट आज तक मैंने वहाँ की है, तो उसका कहीं न कहीं अजर पीछे अगर अच्छा किया तो उसका अजर आपको है और अगर बुरा किया तो मुझे ही है। तो थैंक यू वेरी मच सारा और आपने इसके लिए बुलाया मुझे पहले भी आपने कहा लेकिन बावजूद कुछ मसरूफ़ियात के मैं नहीं आपको जॉइन कर सकी। तो आज भी शुक्र है कि अभी बस मीटिंग एक थी 1:30 पे और आई वाज़ प्रेइंग टू अल्लाह के अल्लाह मियाँ वक़्त में ज़रा बरकत डाल दीजिए और मुझे इतने टाइम पे कि मैं सुरखरू हो सकूँ आपके आगे और ना मैं ये ना कहूँ कि भई मैं अभी 10 मिनट लेट हुई या कुछ। तो लेट्स स्टार्ट।
आज मुझे नहीं पता कि हमारे माशाल्लाह जितने भी लिसनर्स हैं, ऑडियंस जो है वो काफ़ी डाइवर्स लग रही है और ज़ाहिर है सबसे तारफ़ नहीं है। तो एट टाइम्स इट्स डिफ़िकल्ट कि आपका लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी क्या होना चाहिए, आपको जो चीज़ आप सिखा रहे हैं। बट आई होप as I'm talking about mostly family dynamics, so I think everybody has family, alhamdulillah. So everything will be, I should focus myself कि मैं आपको वो सब चीज़ें जो हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो देयर इज़ नथिंग न्यू, बट इट्स चलें आप एक प्रोफेशनल के अब पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कभी-कभी हम ओवरलुक कर जाते हैं। खुद विद इन द फैमिली सिस्टम हम बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक कर जाते हैं। तो जब हम कोई दूसरा बंदा या कोई तीसरा बंदा उसे हमें बताता है या उसको हमें कहता है तो हम सोचते हैं, देखते हैं उसके बारे में। तो द टॉपिक जो कि मुझे सारा ने कहा और मेरे दिल से भी नज़दीक है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग फैमिली डायनामिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन। So before coming to the this today's जो भी लेक्चर कह लें या टॉक कह लें, I was just looking at the dictionary कि what is the meaning of dynamic। कुछ कुछ लफ्ज़ होते हैं जो कि हम आम फहम बोलते रहते हैं, लेकिन हमें कभी-कभी वो उनकी कॉनोटेशन में हम उसको बात करते हैं, लिटरल मीनिंग जो है कभी-कभी हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो डायनामिक का जब वर्ड मैंने देखा गूगल पे तो उसका था फुल ऑफ एनर्जी, कांस्टेंट चेंजिंग, न्यू आइडियाज, मूविंग एंड ग्रोइंग। ये है लफ्ज डायनामिक, जिसमें एस अभी नहीं लगा हुआ। जो हमारा टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग फैमिली डायनामिक्स। तो जब हमने एस लगा दिया तो डायनामिक से लफ्ज डायनामिक्स बन गया और उसका मतलब भी थोड़ा सा बदल गया। उसका मतलब क्या बन गया? डायनामिक्स होती द फोर्स एंड प्रोसेसेस दैट कॉज मूवमेंट, चेंज एंड ग्रोथ इन अ सिस्टम। सो यू अंडरस्टैंड कि डायनामिक इज इफ इट इज अ चेंज, तो डायनामिक्स जो ही हमने एस लगा दिया तो वो प्रोसेसेस बन जाएंगे, वो फोर्सेस बन जाएंगी जो कि फैमिली इज अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जैसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल रिलीजियस सिस्टम है आपका, सोशल सिस्टम है आपकी, फैमिली सिस्टम है आपका, एजुकेशनल सिस्टम है, देयर आर सो मेनी सिस्टम्स प्रिवेलिंग इन एनी सोसाइटी। सो हमारा जो फैमिली सिस्टम है, एंड एवरी सोसाइटी हैज फैमिली। सो फैमिली सिस्टम में जब आप वो चीज़ें, वो फोर्सेस या वो ऐसे प्रोसेसेस जो हैं हर एक फैमिली के डिफरेंटली होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से उसके पैटर्न बने होते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो पैटर्न है फैमिली का, फैमिली सिस्टम का, उसमें, क्योंकि देखें ये हमने टाइटल तो ये बनाया कि अंडरस्टैंडिंग फैमिली डायनामिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो मैं ये सोच रही थी कि एनीबडी कैन आस्क कि व्हाई यू हैव सिलेक्टेड द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन फैमिली सिस्टम, इन फैमिली डायनामिक्स। तो क्या आपके ख्याल में हर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट राइज होती है, या आपने ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्यों रख दिया? तो कहने का मकसद है कि ये जो भी ये क्वेश्चन करेगा एक वैलिड क्वेश्चन होगा। इट्स नॉट कि एवरी फैमिली हैज कॉन्फ्लिक्ट्स। छोटी मोटी चीज़ें तो स्पाइस ऑफ लाइफ होती हैं, वो तो हर जगह होती हैं। छोटी मोटी किसी से नाराज़गी, किसी से ऊंच नीच जो है, दैट इज़ एवरीवेयर। बट एट टाइम्स ये छोटी छोटी फ्रिक्शंस जो होती हैं वो कभी बढ़ के एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाती हैं। और कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए। कभी हम कहते हैं ना कि जी ये दो चीज़ें मुझे पसंद आई हुई हैं, मैं ये सूट खरीदूं कि ये सूट खरीदूं, मैंने दो चीज़ें खानी है, मैं ये वाली आइसक्रीम खाऊं कि ये खाऊं, मुझे दोनों पसंद है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट राइज होती है आपके जहन में। कभी है कि मैं ये चीज़ छोड़ दूं या मैं ये चीज़ छोड़ दूं। जो पहली थी वो अप्रोच थी, ये आपकी अवॉइडेंस है, या मैं ये करूं कि ये ना करूं। तो आपके दरमियान में जब भी दो चीज़ों के दरमियान में कोई फ्रिक्शन होगी, कुछ ऊंच नीच होगी, तो इट विल क्रिएट सम कॉन्फ्लिक्ट इन योर हेड। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है, अगर वो फैमिली सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो एट टाइम्स वो छोटी छोटी बातें कभी कभी इतनी मैग्नीफाई हो जाती, इतनी बढ़ जाती हैं कि वो आपस में जो आपके ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उसको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। फॉर दैट मैटर हमने ये जो टाइटल
सोचा है या समझने की कोशिश करेंगे, ये यही है कि हमने इसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे हमेशा ये शौक रहा है, जब भी मैं पढ़ाती हूँ या कुछ, तो मुझे मुझे इंटरवेंशंस का शौक है। शुरू-शुरू में जब मैं नया पढ़ाती थी तो मुझे असेसमेंट का शौक होता था। अपने आप समझे पढ़ाई के दौर के जब मैं एज़ अ स्टूडेंट थी, आई यूज्ड टू, मतलब मुझे इस चीज़ में बहुत मेरी एक इंक्लिनेशन थी कि मैं चीज़ों को मुझे असेस करना आती हूँ। कि अच्छा, कोई कोई शख्स है, उसकी उसकी असेसमेंट, कोई 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 भी सिस्टम है उसकी असेसमेंट, कोई भी फिनोमेना उसकी असेसमेंट। अब एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंटरवेंशन। तो जब मैंने ये चूज़ किया तो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, के हमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसको असेस नहीं करना है, वो तो साथ के साथ हो ही जाएगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि उसको उसको इंटरवीन कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। पीपल आर नॉट मोर इनटू कि अच्छा चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, दे वांट कि हमें क्विक फिक्स दो, सॉल्यूशंस दो। और जितने ज़्यादा, मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिव किस्म की ब्रीफ जो है ना इंटरवेंशंस करने की, आप कह लें एक सलाहियत, तो मैं नहीं कहना चाहती कोई ज़्यादा, मेरी बड़ाई अपने आप से ही हो जाएगी। लेकिन ये है कि मेरा शौक है कि चीज़ें जल्दी जो है ना रिज़ॉल्व पे आ जाए। बजाय से कि हम वो दौर के लोग नहीं हैं जो कि साइकोडायनामिक दौर के, जब पूरी फ्रॉइड ने पता नहीं कितने सेशंस लेके तो किसी का इलाज करना होता था। हमारा तो क्लाइंट आता है, वो कहता है जी 1 दिन में हमें ठीक कर दें, 1 सेशन में ठीक कर दें। तो एक सेशन में ठीक करने के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन एबिलिटी कि आपने उसको कन्विंस कैसे करना है। मुझे लगता है कि ओवर द ईयर्स में अपना तारुफ तो मैंने सारा ने इतना कराया है, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मेरा ओवर 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है क्लिनिकल प्रैक्टिस में और एकेडेमिया में भी। 2000 से लेके ये 26 आ गया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग, मैं टीचिंग भी कर रही हूँ और साथ-साथ ये एज़ ए क्लिनिशियन भी काम कर रही हूँ। प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, नाम की नहीं हूँ। इस सारे अरसे में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो फॉर मी बोथ, जब मेरी इंडक्शन हुई इधर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में, तो द पीपल हू आर हायरिंग मी, जो सिलेक्शन में बोर्ड में बैठे हुए थे, वो मेरे अपने टीचर्स ही थे कायदर यूनिवर्सिटी के। दे आस्क्ड मी, इफ़त व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, टीचिंग और क्लिनिकल वर्क? आई सेड बोथ। मैंने कहा नहीं, if you have to choose then what would you select? I said teaching. Why? Because teacher is the person who actually guides you, और वो आपकी क्लिनिकली भी आपको चीज़ों को बेहतर कर सकता है आपकी। तो आपका जो रोल है एज़ अ टीचर, तो कभी-कभी मैं एज़ अ क्लिनिशियन भी बीच-बीच में टीचिंग वाली मेरी फ्लेयर आ जाती है, और मैं, क्योंकि एक तो एज ब्रैकेट ज़्यादा है ना, इसका भी बड़ा एज होता है। एज़ अ टीचर भी और एज़ ए क्लिनिशियन भी। 2 लोग अगर हों और किसी ने एक मेरे जैसे मैच्योर बड़ी उम्र के लोग के बड़े के पास जाना हो और एक सारा जैसे यंग के पास जाना हो, तो जो यंगस्टर होगा परहैप्स दैट वुड मे चूज़ सारा, इसलिए क्योंकि उसकी एज की कंटेम्परेरी होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा होगा जो मैरिड होगा, जो फैमिली वाला होगा, वो ये देखेगा कि सारा तो बच्ची, इसको क्या पता होगा। तो दे माइट सेलेक्ट मी कि अच्छा ये तो उम्र की भी बड़ी है, बच्चे भी लगता है शादीशुदा होंगे इसके। तो इसको फैमिली की डायनामिक्स, ऐसी चीज़ों के बारे में या आपस में कपल थेरेपी करनी हो तो वो ज़्यादा आपको चीज़ें समझ आएँगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ ऐज के साथ तजुर्बा भी है, और वो तजुर्बा जो है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। जो आपका एक्सपीरियंस, आपका जो लाइफ़ एक्सपीरियंस है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन ये हम जो किताबी चीज़ें पढ़ते हैं। बट प्लीज़, मैं आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, मुझे किताबी चीज़ों से ज़्यादा मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं, मैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। और दूसरा ये कि मैं अपनी जितनी भी मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसका जो मैंने नाम अपनी खुद ही एक दिया हुआ है अपनी थेरेपी को, वो है कन्विक्शन थेरेपी। इफ़ यू आर कन्विंस्ड कि आप जिसके पास जा रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, या जो शख्स आपको समझा रहा है या बात बता रहा है, इफ़ यू आर कन्विंस्ड कि दैट पर्सन इज़ ट्रस्टवर्दी और आप उस पे रिलाय कर सकते हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी एक सेशन जो है या आपका एक दफ़ा का बात करना जो है, उस शख्स के लिए एक परहैप्स उसकी
मसले जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे रिजॉल्व हो जाएंगे, इफ नॉट ऑल ऑफ देम। सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मल, आपकी थोड़ी सी ये कर लें, फिर मुझे मुझे ज़्यादा शौक ये होता है कि हम आपस में बातचीत करें, आप मुझे अपनी अपनी क्वेरीज बताएं और मैं आपकी क्वेरीज करूं, लेकिन मैं फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा एक ऐसी ओवरव्यू सा दूंगी चीज़ों का, और उसके बाद फिर हम द हाउस विल बी ओपन कि आपने जो जो क्वेश्चन करने होंगे, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको आंसर कर सकूं। So today we'll talk about joint families, nuclear household and raising teenagers. So आपकी जो हमारा इस वक्त का जो एजेंडा है बेसिकली ये है कि कुछ हम ऐसे रूल्स इस छोटे से सेशन में हम बनाते हैं कि दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल स्पेस. Whatever you will confide on me or whatever I'll say to you, it should remain confidential. Although, mashallah, there are so many people, I can see so many titles here कि इतने सारे लोग माशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं, सारा के अलावा 24 लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है. तो आई डोंट नो हाउ वी विल क्रिएट, बट लेट्स मेक अ प्रॉमिस बिटवीन ऑल ऑफ अस कि जो चीज़ें हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, इफ़ एट ऑल यू एनी वन ऑफ यू वांट टू शेयर विद मी, तो हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. दैट इज आवर फर्स्ट एथिकल ऑब्लिगेशन. सेकेंड इज नो जजमेंट. वी शुड नॉट जज एनीबडी. समबडी से आर यू जजिंग मी, वो लोग समझते हैं कि जो ही साइकोलॉजिस्ट उनके पास आता है तो वो एक दूसरे को जज करना शुरू कर देते हैं. आई सेड कि साइकोलॉजिस्ट विल नेवर जज यू. साइकोलॉजिस्ट इज ऑलवेज अंडरस्टैंड यू, अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग वट एवर गोइंग ऑन. आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, हम उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को जज नहीं करते. फिर दूसरा है कि हर जो भी जनरलाइजेशन यहाँ हम एक दूसरे से शेयर करेंगे रिगार्डिंग फैमिली सिस्टम की, वो ये नहीं होंगी कि फिट फॉर ऑल. मेरे घर का लाइफ डायनामिक्स जो है वो एबीसी के साथ मैच नहीं करता होगा, या एक्स वाई जी का जो फैमिली की डायनामिक्स हैं, हो सकता है हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर एक ऐसा हो, हम न्यूक्लियर फैमिली हो, हमारे 2 बच्चे हों, हमारे 2 बच्चे शादीशुदा हों, या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी डायनामिक्स एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी, क्योंकि वी आर इंडिविजुअल्स और हमारी अपनी भी डायनामिक्स है. एक तो फैमिली की डायनामिक्स है ना, एक तो हम एज इंडिविजुअल भी तो है ना. और मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा स्पाउस या फीमेल या है तो उसकी ज़ाहिर है उसका मेल स्पाउस, और अगर मेल है तो उसकी फीमेल स्पाउस, वो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनकी आपस की भी इंटरेक्शन है. सो देखते हैं कि आगे चल के हमने कोई भी चीज़ें हम ऐसी नहीं बताने जा रहे कि वो आप जनरलाइज कर सकें कि दैट इज़ फिट फॉर ऑल. मे बी देयर कैन बी सर्टन थिंग जो हम देखें वो एक जनरल पैटर्न हो सकता है जो जिसको हमें फॉलो करना चाहिए. सो द फैमिली, देयर आर 3 फैमिली कॉन्टेक्स्ट जिसकी मैं आज बात करूंगी. आप जो हमारा लैंडस्केप बनेगा वो ये कि देयर आर 3 फैमिली कॉन्टेक्स्ट एंड देयर आर 3 प्रेशर्स. प्रेशर्स, ठीक है, प्रेशर्स नहीं है, प्रेशर्स है. नंबर 1 इज जॉइंट एंड एक्सटेंडेड हाउसहोल्ड्स. सेकंड इज न्यूक्लियर हाउसहोल्ड्स. एंड थर्ड इज हाउसहोल्ड विथ टीनेजर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इधर जरूर कोई ऐसे हमारी ऑडियंस में लोग होंगे जो कि मैरिड होंगे और जिनके बच्चे टीनेज में होंगे, और उनके लिए ये आई गेस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम देखें कि टीनेज बच्चों के साथ किस तरीके से आपने लाइफ को अपने चीज़ें, अगर कोई ऐसा मसले बन रहे हैं या कोई ऐसी कोई इश्यूज हो रहे हैं तो वो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, तो कैसे हमने रिजॉल्व करना है. सो आपकी जो जॉइंट और एक्सटेंडेड हाउस होल्ड्स हैं उसमें यूजली देयर इज शेयर्ड लिविंग, लेयर्ड अथॉरिटी एंड डिसीजन दैट इन्वॉल्व एल्डर्स एंड इन लॉज. यानी कि आप कह रहे हैं कि लिविंग आपकी शेयर्ड है, आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपकी अथॉरिटी जो है ना वो लेयर्ड है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर, जैसे हम कहते हैं हायरार्की में कौन है ऊपर, दफ्तरों में ही होता है कि मेरे ऊपर, अच्छा मैं अगर एक फैकल्टी मेंबर हूँ तो मेरे ऊपर एचओडी है, एचओडी के ऊपर डीन है, डीन के ऊपर डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर, ये दिस इज द लेयर्ड हायरार्की. तो फैमिली में भी ऐसे ही होता है. इफ आई एम अ फीमेल, मैं वाइफ हूँ, नीचे बच्चे हैं, ऊपर हस्बैंड है, हस्बैंड से ऊपर हो सकता है अगर वो फैमिली में रह रहे हैं तो उसका बड़ा भाई भी हो सकता है, उसके बड़ी भाभी हो सकती है, फिर उसके ऊपर उसके
पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ हो सकता है कोई दादा दादी रहते हैं. सो देर इज अ लेयर्ड हिरार्की है, लेयर्ड अथॉरिटी है. हमें हमें ये नहीं पता कि उस फैमिली में या किसी भी फैमिली में डिसीजन मेकर कौन है. लेकिन जॉइंट फैमिली में देयर कैन बी, आपकी जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली मैंने एक बात की और फौरन ही मेरी बात को जो है वो डिसीजन मेकिंग में ले लिया जाएगा. मुशावरत होगी, लोग बैठेंगे या फैमिली होगी और फिर चीजें जाके मसले मसाइल हल होंगे. और जो डिसीजन है वो उसमें एल्डर्स, अगर आप शादीशुदा हैं और आप इन लॉज के साथ रह रही हैं, अगर हम चूंकि फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो अगर इन लॉज में रह रहे हैं तो इन लॉज की जो भी राय होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी. देन कम न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर हाउस होल्ड. इसमें मोर ऑटोनॉमी है बट ऑफन लेस बिल्ट इन सपोर्ट. ऑटोनॉमी ज्यादा है लेकिन आपस की सपोर्ट सिस्टम जो है वो कम है. अभी बताती हूँ कैसे. प्रेशर जो है सिट्स बिटवीन टू पीपल. जितना भी प्रेशर, अब ये जितनी बातें हम तीन फैमिली कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं ना, इसमें मैंने आपको कहा हम प्रेशर की बात कर रहे हैं कि प्रेशर कहाँ से आ रहा है. ठीक है ना. पहली जो था जॉइंट फैमिली में, उसमें था कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो शेयर्ड है, उसमें लेयर्ड आपकी अथॉरिटी है. अब इसमें न्यूक्लियर हाउस होल्ड जो है सेकंड वाला, उसके अंदर आपकी दो लोग हैं और दो लोगों ने आपस में ही कोई डिसीजन मेकिंग करना है और जो प्रेशर है इन दोनों लोगों में है. कभी कभी खिच खिच हो जाती है, कभी कभी हस्बैंड कुछ कह रहा है, बीवी कुछ कह रही है, दोनों में कंसेंसस नहीं हो रहा और पीछे सपोर्ट सिस्टम नहीं है. यानी कि कोई अम्मी अब्बा आके नहीं कह रहे कि बेटा ऐसे ना करो, वैसे कर लो, या उसको समझा दें या इसको समझा दे. तो आपको सपोर्ट सिस्टम बेसिकली न्यूक्लियर हाउस होल्ड में नहीं होता. तीसरे किस्म के हाउस होल्ड का प्रेशर क्या है, जिसमें टीनेजर्स हैं, ऐसे बच्चे जो कि 13 साल की उम्र से लेके या 12 साल को भी हम टीनेज ही कह रहे हैं, एडोलेसेंस कह लेते हैं, क्योंकि आजकल एडोलेसेंस जल्दी शुरू हो जाती है. और हम कह रहे हैं कि जी 12, 13, 14 साल से लेके 19 भी. हमारे यहाँ तो जब तक माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं वो सारा वक्त टीनेज ही रहते हैं. यानी कि बूढ़े भी हो जाते हैं और अगर हमारे माँ बाप सलामत है तो हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम अभी तक बच्चे हैं. और बच्चे जो है हम हरकतें वही करते हैं जो टीनेजर्स वाली होती हैं. So household with teenagers है a distinct pressure point regardless of family structure around it. अब इसमें किसी किस्म का भी फैमिली स्ट्रक्चर हो, चाहे वो जॉइंट है या न्यूक्लियर है, अगर आपके टीनेज बच्चे हैं तो आपके डिफरेंट किस्म के प्रेशर पॉइंट्स होंगे. सो लेट्स सी कि आगे क्या इसमें देखें. कॉमन कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर्स क्या है बाय कॉन्टेक्स्ट. यानी कि हर ये तीन फैमिली सिस्टम मैंने आपको बता दिए, जिसमें जॉइंट है, एक्सटेंडेड फैमिली है, दूसरा न्यूक्लियर फैमिली है और तीसरा ऐसी फैमिली जिसमें टीनेज बच्चे भी हैं. सो आप हमने देखा इसके जो कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जॉइंट फैमिली में वो क्या होते हैं. नंबर 1 इज डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी, कि किसके पास इख्तियार है डिसीजन लेने का. ये मैं आपको बता रही हूँ जॉइंट फैमिली का. फिर है कि इन लॉ बाउंड्रीज, इन लॉज की बाउंड्रीज क्या है, किस हद तक वो आपके मामलात में दखल देते हैं या किस हद तक वो आपके मामलात को समझते ही नहीं है, या आपकी बाउंड्रीज है उनके साथ किस हद तक डिफाइंड है. कभी कभी डिफाइंड नहीं होती, इतनी फ्लूइड होती है कि नहीं समझ आती कि जो मामलात आपके अपने जाती होते हैं उसमें भी इन लॉज अपनी शराकत समझते हैं. और चूंकि आप अगर एज ए फीमेल आप ये सुन रही हैं तो आप देखेंगे कि भाई आप हस्बैंड को खुश करने के लिए या अपने उस जगह स्पेस क्रिएट करने के लिए, अगर आपकी अभी नई नई शादी हुई है तो यू हैव टू क्रिएट योर स्पेस एंड फॉर दैट मैटर यू हैव टू लिसन टू व्हाट योर इन लॉज आर सेइंग. अगर इन लॉज खुश रखेंगे तो हस्बैंड कहेगा कि हाँ जी मैं भी जो है ना खुश हूँ तुमसे. अगर मेरे माँ बाप को खुश रखोगी तो मैं फिल्मों में तो यही देखा, ड्रामों में भी यही देखा है कि हस्बैंड कहता है कि जी मेरे माँ बाप को खुश रखो तो मैं तुमसे खुश हूँ, जनरली स्पीकिंग. तो दूसरी बात, जॉइंट फैमिली में फेवरेटिज्म. अगर दो तीन लोग, दो तीन भाई भाई रह रहे हैं, उनकी बीवियां भी रह रही हैं, बच्चे भी रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में, तो फिर आपकी फेवरेटिज्म में चलती है. ये बेटा ज्यादा लाडला है, वो बेटी ज्यादा लाडली है, इसकी बात माननी है, उसकी बात नहीं माननी. और तीसरा चौथा जो चीज है जॉइंट फैमिली के कॉमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स, जायदाद के मसले. ये भी एक कॉमन डिस्प्यूट है. अच्छा ये जॉइंट अगर फैमिली का बिजनेस है तो मुझे पैसे कम मिले, इसको ज़्यादा मिल रहे हैं, मुझे तो तनख्वाह सैलरी मिली नहीं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. या जायदाद का बंटवारा होना है, अब्बा जी नहीं रहे तो अब
जायदाद कैसे बटेगी, अम्मा जी को कैसे कौन रखेगा, एंड प्लस प्लस इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी। न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चले जाएँ, तो उसमें उसके ट्रिगर्स क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं? नंबर 1 है डिवीज़न ऑफ हाउसहोल्ड लेबर, यानी कि हाउसहोल्ड लेबर ये है कि घर का जो काम है वो कौन करेगा? अब अगर मेरी जैसी औरत जो है, जो कि नौकरी भी करके आई है, फिर आके उसने रोटी भी पकानी है, उसने खाना भी पकाना है, इधर बैठ के लेक्चर भी देना है, तो मेरा तो लेबर ज़्यादा हो गई। हस्बैंड मेरे आएँगे तो वो भी नौकरी कर रहे हैं, वो आएँगे, वो आके अपना जूते-शूते उतारेंगे, सोफ़े पे लेट जाएँगे और टीवी देखेंगे और खाना माँगेंगे, खाना उनको दें। तो मेरा डिवीज़न ऑफ लेबर जो है इधर पाकिस्तान में तो यही है कि इफ़ इट इज़ माय चॉइस और परफॉर्स, इफ़ आई एम डूइंग माय जॉब, क्या ये मेरी ख्वाहिश में मैं ये फीमेल्स की बात कर रही हूँ, क्या वो अपनी ख्वाहिश पे कर रही हैं या वो परफॉर्स कर रही हैं? तो दोनों सूरतों में उनसे यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हमारा रोल कल्चरली डिफाइंड है। रिलीजियसली तो हमने जो भी करना है, बच्चे पैदा करके उनकी परवरिश करनी है, हमारा रिलीजियस एक ऑब्लिगेशन है। लेकिन कल्चरली घर को मेंटेन करना, साफ-सुथरा रखना, झाड़ू पोछा करना, या अगर आपके पास हेल्प है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी हेल्पर को भी आपने ही लुक आफ्टर करना है, उसको से काम कराना है, ब्ला-ब्ला। तो आपने देखा कि यहाँ डिवीज़न ऑफ हाउसहोल्ड लेबर की बात हो रही है। जो कि आपका न्यूक्लियर फैमिली है। फिर है आपके फाइनेंशियल प्रेशर्स, पैसों के मामले। अच्छा, ये तनख्वाह 1 तनख्वाह आ रही है, 2 तनख्वाह आ रही है, बच्चों की फीसें हैं और कितने सारे मसले हैं। ये आपकी न्यूक्लियर फैमिली के ये प्रेशर है। तीसरा आपका है लेस एक्सटेंडेड सपोर्ट। पीछे से कोई मदद नहीं आ रही, ना कोई इमोशनल आ रही है, ना फाइनेंशियल आ रही है, ना अदरवाइज़ आ रही है। फिर है स्पाउसल कम्युनिकेशन गैप्स, सबसे बड़ा मसला। स्पाउसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप इज़ द मोस्ट यू नो ऐसा गैप है जिसकी वजह से सारे मसले मसाइल होते हैं। हम समझते हैं कि मैं कुछ भी ना कहूँ और मेरी तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वो वाला शेर पे हम आपस में एक-दूसरे को समझते हैं, यार हमने कहना कुछ नहीं है, तुम खुद ही समझ जाओ। चाहे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या मोहब्बत करती हूँ, ये जुमला तुम खुद ही समझ जाओ, या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये भी तुम खुद समझ लो। मुझे किस चीज़ की नीड है, ये भी तुम खुद समझ लो। हमने एक-दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करना है। जब हम कम्युनिकेट नहीं करते, हमारी इन्हिबिशंस हैं, ये हमें सिखाया ही नहीं जाता बेसिकली। बेसिकली ये कसूर शायद हमारा इस उम्र में नहीं होता। मैं अपनी उम्र की बात नहीं कर रही, मैं आप लोगों की उम्र की बात कर रही हूँ, जो कि अब मिडल एज, आप लोग अभी नए-नए शादीशुदा हैं, या आई रियली डोंट नो कि आपकी एज इस वक़्त किस ब्रैकेट के लोगों को मैं एड्रेस कर रही हूँ। लेकिन हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स ने तो हमें कोई इतना कम्युनिकेशन नहीं सिखाई। कुछ लोग होते हैं, कुछ फैमिलीज़ होती हैं, दे आर ओपन। मेरी फैमिली फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे पेरेंट्स की फैमिली, वी वर ओपन पीपल। हम फौजी घर था, हमारी आपस में जो थी एक-दूसरे से जो भी जिसको जो एक किसी से ख़्वाहिश है बातचीत करनी है, हम बातचीत करके अपनी बातें अभी भी हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन जिस घर में मैं शादी होके आई, दे वर क्लोज़्ड पीपल। दे रिमेन टू देयर ओन सेल्व्स। दे डोंट कम्युनिकेट। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो अब क्या आपने देखा कि हम न्यूक्लियर फैमिली में थे, लेकिन कुछ हमारी कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से मिसमैच हो रहा था। बट मैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट सिंस माय मैरिज, तो आई अंडरस्टूड कि अच्छा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हाउ टू ब्रिज दैट गैप, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। और मैं चूंकि ओपन कम्युनिकेशन वाली फैमिली से आई थी, इसलिए औरत की एक अक्लमंदी जो होती है, उसकी जो स्किल होती है, दैट इज अटमोस्ट नेसेसरी टू बिल्ड द हाउस होल्ड। जो भी आपके डायनामिक्स हैं उसमें एक मेजर रोल प्ले करती हैं। ये औरतें अपना काम समझती नहीं है कि औरत की जो स्किल होती है ना, वो उसकी इसके घर को अच्छा करने में और अक्लमंदी से उसकी सारी को बनाने में उसका बड़ा रोल होता है। आदमी बेसिकली कुदरती तौर पे फाइनेंसर है, लेकिन घर के मामलात को अक्लमंदी से, चालाकी से नहीं। चालाकी और चीज़ है, मैनिपुलेशन और चीज़ है। मैं अक्लमंदी से स्किलफुली चलाना, जिसमें आपके घर की वेल बीइंग शामिल हो। उसमें आपने बच्चे कैसे परवरिश करने हैं, उसमें आपने बच्चों को क्या तालीम देनी है, क्या तरबियत देनी है, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस वक़्त ऐसी
बच्चियां जो सुन रही हैं इस सारी गुफ्तगू को, अगर वो इस एज में हैं जिसमें अभी बच्चे उनके छोटे हैं, दे शुड टीच। टीच के साथ तरबियत इज इम्पोर्टेंट। उनको अच्छा इंसान बनाने में आपका किरदार है, ठीक है ना। कल को वो हम कहते थे तेरे बेटे ने ये किया, तेरी बेटी, यार हम दोनों के बच्चे हैं, तेरा मेरा तो कुछ नहीं है ना। बट एक स्पाउस समझता है कि सारी जिम्मेदारी जो है ना वो मैंने दूसरे को शिफ्ट कर दी है, यार मैं खा कमा के ला रहा था, तूने बच्चे घर नहीं देखे, यानी गलती हुई तो माँ के जिम्मे, अच्छाई हुई तो बाप के जिम्मे। तो आपने सारी चीज़ों को, प्लीज डोंट थिंक कि मैं कुछ बायस्ड गुफ्तगू कर रही हूँ। इट इज़ नॉट माई बायसेस, इट इज़ जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, हकीकत है जो इन जनरल हम अपने माशरे में देखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो आपने देखा कि आपकी न्यूक्लियर फैमिली में स्पाउसल कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। फिर आपकी कॉन्फ्लिक्ट के ट्रिगर्स जो हैं, आपकी पेरेंटिंग, टीन्स, ऐसे पेरेंट्स जो कि टीन एजर्स को पाल रहे हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस कंट्रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर ख्वातीन को जिनके बच्चे टीन एज में आ जाते हैं या ऐसे पेरेंट्स को ये ज़रूर कहती हूँ कि यार आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चा अब बच्चे से निकल के थोड़ा सा एक एडल्ट और चाइल्डहुड के दरमियान की एक फेज़ में है। पर ये एज नहीं है, फेज़ है। इट विल रिमेन, कुछ सालों में वो उसने वो फेज़ में रहना है। उसको फेज़ समझें और फिर उसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो इतनी ग्रेजुअल हो रही हैं कि यू हैव टू लेट गो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की, ऐसे ग्रोइंग चिल्ड्रन की, एक टाइम के बाद आके अपनी चीज़ों, अपना होल्ड इतना ज़्यादा ना करें ना कि कंट्रोलिंग पेरेंट्स बन जाएँ। अगर आप कंट्रोलिंग पेरेंट्स बन जाएँगे तो बच्चे आपसे दूर हो जाएँगे। सो आपने यू हैव टू लेट गो एट टाइम्स। जब हम इस स्टेज से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि बच्चों ने कहा कि जी हमें ये चाहिए, तो हमने पहले उनको रोका क्योंकि हम हैबिचुअली उनको उस चीज़ से रोक रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा मामा अगर आप रोकेंगी तो हम फिर आप चोरी छुपे कर लेंगे। आप चाहते हैं हम चोरी छुपे कर लें? तो आई सेड वो कि वाह! ये तो कोई बच्चे ने ऐसी बात की है जिसको आई आई शुड अंडरस्टैंड। तो मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा लेट गो करने की, मतलब हमने ग्रेजुअली चीज़ों को लेट गो किया। यानी कि अगर वो बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं और हमें पता है कि सेफ एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, चाहे आपको अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था, और फ्रेंड्स का मतलब है कि अगर मेरी बच्चियाँ हैं तो बच्चियों के साथ ही कहीं घूमने-फिरने जाना चाहती हैं, तो येस, एट टाइम्स यू हैव टू अलाउ। अगर आप नहीं करेंगे तो वो तो कहीं न कहीं, क्योंकि उनकी एज ऐसी है, दे डोंट अंडरस्टैंड, वो चली जाएँगी और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर नहीं है कि आप उनसे दोस्ती का एलिमेंट रखें, कि वो जो कुछ बाहर करके आए, यू जस्ट कन्वे दैट कि आई एम योर फ्रेंड, व्हाटएवर तुम जिस चीज़ से भी गुज़रोगे, आई विल बी हियर टू रिज़ॉल्व ऑल योर इश्यूज़। तो टीनेज पेरेंटिंग इज़ वे टू डिफिकल्ट। तो सबसे पहले ऑटोनॉमी और वर्सेस कंट्रोल है कि कहाँ तक आपने उनको ऑटोनॉमी देनी है और कहाँ तक एक कंट्रोल रखना है। आगे चल के मैं बताऊँगी पेरेंटिंग किस किस्म की होती है। कुछ लोग जो साइकोलॉजिस्ट यहाँ बैठे हैं उनके लिए शायद बोरिंग होगा, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। फिर है कर्फ्यूज़ एंड सोशल मीडिया। कर्फ्यूज़ का मतलब ये है कि आपने उनको कितना सोशल मीडिया यूज़ करने देना है, कितना उन पे कर्फ्यू लगाना है। और ये आपने ऐसे नहीं लगाना कि आज लगाया, कल नहीं लगाया, परसों लगाया, तरसों नहीं लगाया और फिर आपने कहा भई तुम मेरी बात नहीं सुनते। जबकि आप खुद उसको अलाउ करते हैं, जब आप खुद कोई काम कर रहे हैं, कहते हैं अच्छा बेटा मोबाइल यूज़ कर लो। यानी कि उसके मुँह के साथ मोबाइल आपने लगा के दिया जब वो पैदा हुआ था। कि सुनो राइम सुनो, एबीसी सुनो, ये करो, और फिर माँ ने खुद खाना पकाना शुरू कर दिया और बच्चे को मोबाइल पे लगा दिया। अब बच्चा तो मोबाइल पे लग गया ना, वो बड़ा हो रहा है, तो जूँ-जूँ बड़ा हो रहा है, सारे माशरे में ये चीज़ें वो देख रहा है, तो उसके लिए तो इट्स नॉर्मल है। आपके लिए ये है कि कभी आपका दिल चाह रहा है कि वो मोबाइल यूज़ करे, सोशल मीडिया यूज़ करे। सोशल मीडिया सच अ हर चीज़, कोई जैसा गैजेट बुरा नहीं होता ना, आपने उसका यूसेज जो है वो उस पे कितना कर्फ्यू लगाना है। ये अब आपकी अक्लमंदी है कि आप कितना स्ट्रिक्ट होंगे, कितना उसको यूज़ करने देंगे, किस टाइम पे उसको यूज़ करने देंगे, कैसे करेंगे। इसको डिसाइड करना पेरेंट्स का काम है। अब उसमें अब मैं ये कहूँ कि जो मेरे घर का ये उसूल है, ये घर का उसूल XYZ के घर में भी होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। सो यू हैव टू डिसाइड कि अच्छा ये क्या, लेकिन बट यू हैव टू कंसिडर दीज़ थिंग्स।
तीसरा है एकेडमिक प्रेशर। ऐसे बच्चे जो कि स्कूल गोइंग हैं, स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं, तो उन पे एकेडमिक लोड इतना ज़्यादा है। स्कूल से पढ़ के आते हैं, घर आके ट्यूशन पे चले जाते हैं, कारी साहब आ जाते हैं और फिर उनको होमवर्क करना है। उनके लिए वो फ्री टाइम जो है जिसमें वो अपने आप को थोड़ा-सा डिसएंगेज पढ़ाई से करें, वो कम है। हमारे ज़माने में भी कम होता था, अभी तो और भी शायद कम है। और जितना होता है कम, वो उतना ज़्यादा अपने मोबाइल में घुस के उसी के ऊपर चीज़ें जो है ना वो करते रहते हैं। तो एकेडमिक प्रेशर, और दूसरा ये है कि मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ, सबसे इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज़ बच्चों को पढ़ाई शौक से करने दें, ग्रेड्स के पीछे उनको ना लगाएँ। आई अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड कि ग्रेड्स आर इम्पोर्टेंट, कंपटीशन का दौर है, अगर आप उनको नहीं करेंगे तो आपकी जो है वो बच्चे जो है पीछे नहीं रह जाएँगे। लेकिन अगर आप उनको फिर सिर्फ़ ग्रेड्स के पीछे भगाएँगे ना, तो वो हमारे पास, हम टीचर्स हैं, हम सारी ज़िंदगी से ये देख रहे हैं। एंड आई कीप टेलिंग, मैंने कहा बेटा कब किसी ने मुझसे, या मैंने पीएचडी की, किसी ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या ग्रेड लिया था? हैव यू एवर आस्क्ड? ये सारा को भी पता होगा, हर मेरे स्टूडेंट को पता होगा। आई यूज्ड टू से दिस थिंग टू एवरीबॉडी, यार इट्स ओके, आप शौक से पढ़ें ना, आप पढ़ के जो आप जिस चीज़ में आपका दिल चाहता है आप वो लाइन चूज़ करें, यू शुड बी डिसाइसिव। बच्चों को ऐसा बनाया कि ही और शी कैन चूज़ द लाइन। तो पहले उस ज़माने में सिर्फ़ डॉक्टर, इंजीनियर, अब तो देखो ना बेशुमार फ़ील्ड्स हैं। लेकिन ये नहीं कि अगर पेरेंट्स को पसंद नहीं है तो आपने उसमें नहीं डालना, तो आप अपने उसके बच्चे के एकेडमिक प्रेशर्स को थोड़ा लूज़ कर। फिर आइडेंटिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, कि उसकी आइडेंटिटी क्या है? बच्चों में बैठते तो आप कहते हैं यार तुम अब बच्चे नहीं रहे हो, उठो यहाँ से। अगर आप वो बड़ों में बैठते यार तुम क्या हर बड़ों बड़ों में घुसे रहते हो, तो आपने क्या किया, उसकी आइडेंटिटी को ना आप समझ रहे हैं, ना उसको समझने दे रहे हैं कि अच्छा उसकी आइडेंटिटी है क्या, और फिर उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है। जब उसकी आइडेंटिटी डिफाइन होगी तब उससे जो एक्सपेक्टेशंस आप करेंगे, तब वो आपकी बात को बेहतर तरीके से समझेगा। सो लेट्स कम टू द पेरेंटिंग स्टाइल्स। ये आपका रूट कॉज है, जिसको हम कहते हैं कि इसकी वजह से मसले मसाइल हो सकते हैं। यू आई एम गोइंग वेरी बहुत जल्दी में इस स्लाइड से हम गुजरेंगे, क्योंकि ये इतना लंबा एक पूरा एक शहर आबाद है इस सारी पेरेंटिंग स्टाइल में। लेकिन अगर मैं सारा इसी के ऊपर फोकस कर दिया, बहुत सारी बातें तो मैं कर चुकी हूँ। एक अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, जिसको कहते हैं कंट्रोलिंग पेरेंट्स। उसमें क्या है, हाई कंट्रोल है, लो वार्मथ है। ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट है कि वार्मथ नहीं देनी, प्यार मोहब्बत नहीं देना, कंट्रोल करना है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। फिल्मों में देखते हैं ना कि अब्बा जी ने कह दिया कि बस यही होगा तो बस यही होगा। उससे क्या होता है, बच्चे भी आपसे गए और आपकी सारे घर का निज़ाम जो है वो भी तलपट हो जाता है। दूसरी किस्म की पेरेंटिंग होती है, दैट इज़ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, हाई एक्सपेक्टेशन विद वार्मथ एंड एक्सप्लेनेशन, लिंक टू बेटर कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। इसमें ये सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल है, इसको कहते हैं अथॉरिटेटिव, जिसमें एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी जाती हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन वार्मथ है, प्यार मोहब्बत है। और फिर अगर कोई आप चीज़ करते हैं तो आप एक्सप्लेन करते हैं बच्चे को, अच्छा मैंने ये क्यों किया तुम्हारे साथ। ये वाली जो दोस्ती वाला एलिमेंट है, और एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी हैं, वार्मथ भी है, दिस इज द मोस्ट बेटर पेरेंटिंग स्टाइल। आपकी पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव होनी चाहिए। नाम तो अथॉरिटेटिव है, बट एक्चुअली इट मीन्स हाई एक्सपेक्टेशंस, वार्मथ एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं परमिसिव पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स, हाई वार्मथ, फ्यू लिमिट्स। आपने बच्चे पे उसको हर किस्म का लाड प्यार दे दिया, हर चीज़ परमिट कर दिया, अच्छा ये भी कर लो, वो भी कर लो। अब आपने क्या किया, आपने बच्चे को कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया। होता है ना, आपने कहा जी बेटा आप बाहर जाके बेशक खेलें, सब कुछ है, ये मगरिब की अज़ान होगी ना तो आपने अंदर आ जाना है। और आपने कंसिस्टेंटली इस चीज़ को आपने बच्चे को समझा दिया। बच्चे छोटे होते हैं ना तो बाहर खेलने जाते हैं शौक-शौक में वो। तो मेरी जैसी माँ क्या करती थी, यूँ ही मगरिब की अज़ान हुई तो देखा कि बच्चे नहीं आ रहे, थोड़ी देर के लिए बाहर उठ जाके खड़ी हो गई कि जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। फिर भी नहीं आई तो फिर आवाज़ें मारनी शुरू कर दी। बच्चों को बड़ा चिढ़ चढ़ती थी, बड़े होके कहते थे मामा, तो बाहर आके ना आवाज़ें ही मारना शुरू कर देती थी। लेकिन मामा की वो आवाज़ें मारने से बच्चे को ये पता था कि मगरिब की अज़ान से आपने घर आ जाना है। तो ये आपने क्या किया, अगर आप ये नहीं करेंगे, उसको परमिट करेंगे, अच्छा खेल लो कोई बात नहीं। यानी कि तुम खेल लो, मैं भी अपने काम करती रहूँ।
तो आपने क्या किया, आपने उसको परमिशन दे दी, परमिसिव से, परमिशन से परमिसिव है, वार्म तो है ही, लेकिन कोई आपने स्ट्रक्चर नहीं किया। ऐसे टीनेज बच्चे जो होते हैं उनके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो उनके बिगड़ने के चांसेस होते हैं। और जो एक सेंस ऑफ सेफ्टी होती है ना, वो भी उनके अंदर इतनी मौजूद नहीं होती। फिर है कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अनइन्वॉल्व के रहते हैं, इसमें वार्मथ कम है और स्ट्रक्चर भी कम है। और ये क्यों होता है, ज़्यादातर के पेरेंट्स ओवरवर्क्ड हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है, और वो इंडिफरेंट नहीं होते, उनके पास टाइम नहीं होता। तो ऐसे दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं, बच्चा जो ही आता है, अच्छा यार पीछे हटो मुझे नींद आ रही है, अच्छा बेटा मैं ये काम कर रहे हैं। आपने क्या किया, उसको प्यार, बच्चा आता है ना आपके पास, चाहे आपका दिल ना भी चाह रहा हो तो आप उसको, अगर वो हक करना चाह रहा है तो आप हक कर लें उसको, उसके साथ अगर आप सर लटक के थोड़ा सी बात करना चाहते हैं आप कर लें उसको, कहते हैं अच्छा बेटा मैं किचन में हूँ तुम इधर आके बात कर लो, यानी कि आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि यार आई एम लिसनिंग व्हाट यू आर सेइंग। अगर आप उसको नहीं कहेंगे तो आपके मामलात बच्चे के साथ जो है वो अच्छे जुड़ेंगे नहीं। तो ऐसे पेरेंट जो होते हैं अनइन्वॉल्व, तो आपने याद रखना है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज गुड पेरेंटिंग। सो लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। हाउ स्टाइल शेप्स द कॉन्फ्लिक्ट्स वी सी। हम देखते हैं कि जब आपकी जो भी स्टाइल है, पेरेंटिंग स्टाइल, उससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरीके से निकल रहा है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल हैवी स्टाइल जो है ऑफन मीट्स टीनेज सीक्रेसी और सडन रिबेलियन। अगर आपका बहुत स्ट्रिक्ट और कंट्रोल हैवी स्टाइल होगा ना, हर वक्त कंट्रोलिंग, जिसको हम कह रहे हैं अथॉरिटेरियन, तो आपके बच्चे की सीक्रेसी जो है वो बहुत सीक्रेट हो जाएगा और उसके अंदर रिबेलियन यानी कि वो बागी भी हो सकता है। ऐसे पेरेंट जो कि एंग्शियस ओवर प्रोटेक्टिव स्टाइल है आपका, हर वक्त बच्चे का, बच्चा कहाँ है, किधर गए, कब का हो गए, टेलीफोन नहीं किया, अच्छा ये मतलब उसके पीछे ही पड़े हुए हैं आप। आपने ये तो उसको सिखा दिया कि बेटा बाहर जाओगे देर हो जाएगी, जस्ट कॉल मी, जस्ट गिव मी अ कॉल, जस्ट टेक्स्ट मी। तो बच्चे को ये पता है कि अच्छा माँ बाप पीछे परेशान हो रहे हैं, लेकिन हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन करना, थोड़ी देर पूछना, अब अभी तक आए नहीं, तुम किधर रह गए। तो वो जो बच्चा जो है ना, उसको ये समझेगा कि माँ बाप की मोहब्बत से ज्यादा मुझ पे मिसट्रस्ट कर रहा है, यानी कि उसको मैसेज क्या जा रहा है, आपकी जो मोहब्बत है, बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव या एंग्शियस पेरेंट्स के, बच्चे को मैसेज जाता है कि माँ बाप तो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करते, यार मैंने कहा था मैं 15 मिनट लेट हो जाऊंगा तो यार थोड़ा वेट कर ले। तो आपकी ये सब चीजें जो हैं वो बच्चे को ये मैसेज जा रही है। फिर आपका एक स्टाइल मिसमैच बिटवीन, सॉरी, एन इनहेरिटेड स्टाइल पेरेंट्स नेवर चूज। आप हर वक्त बच्चे को कहते रहते हैं मैं तो जब तुम्हारे जितना था तो मैं तो ये करता था, यानी कि हमें तो ये सिखाया जाता था। यार आपका टाइम गुजर गया है, अब आप इनहेरिटेड स्टाइल पे ना चलें, आप देखें कि इस वक्त दौर क्या चल रहा है। फिर है स्टाइल मिसमैच बिटवीन स्पाउसेस और जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स या दादा नानी या जो भी है वो एक पेज पे नहीं है। आप डांट रहे हैं, बाप कह रहा है मत डांटो, क्यों डांट रही हो, आपने कही चीज नहीं लेनी, बाप कहेगा कोई बात नहीं ले दो, या दादा दादी ने कहा क्यों उसको रोक रही हो, दे दो। तो आपने क्या देखा कि आपकी जो मिसमैच बिटवीन स्पाउसेस या जनरेशंस, अगर वो है तो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो, बच्चे को पता है, बच्चा बहुत बड़ा एक्सप्लॉइट करने वाला बच्चा होता है, उसको पता है कौन सा पेरेंट जो है वो परमिशन देगा और कौन सा पेरेंट स्ट्रिक्ट है। बड़े होके भी जो पेरेंट स्ट्रिक्ट होगा, चाहे वो आपको इस वजह से स्ट्रिक्ट आपको करने की, आपको आपकी चीज़ों को चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है पेरेंट, लेकिन आप जो हैं उसको समझेंगे कि ये पेरेंट मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप अभी हम इधर रुकते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तो हम पढ़ते चले जाएंगे, मैं पढ़ाई लेक्चर से ज़्यादा, मैं जब तक आप सवाल सोचें, मैं 1 मिनट की आपसे ब्रेक लेती हूँ, मैं ज़रा फ़ोन को चार्ज पे लगा दूँ, ठीक है? मैं आपके साथ ही हूँ, आप लोग प्लीज़ अपने सवाल सोचें, और कोई सवाल अगर आपने पूछना है तो काइंडली बताइए। हाँ, आप में से जिसके भी क्वेश्चंस हैं काइंडली हैंड रेज कर लें ताकि हम लोग बारी-बारी आपसे क्वेश्चंस ले सकें। क्योंकि आपको सुनाने के लिए तो बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन अब आपसे कुछ आपकी बातें सुनूंगी भी ना, ताकि मुझे पता चले मेरी बातें डाइजेस्ट भी हो रही है कि नहीं। जी, समीन आप पूछ लें।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक मैं अपने बच्चों को लेके एज़ मुझे ये लगता है कि मैं बहुत कंसर्न होती हूँ कि वो स्क्रीन टाइम उनका लिमिटेड होना चाहिए, जंक फूड लिमिटेड होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने उन पे जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि स्क्रीन टाइम वन्स इन अ वीक होगा, जंक फूड जो है वो सेम वन्स इन अ वीक बट वो होममेड होगा। तो मुझे ये फ़ील आता है कि जैसे मेरे बच्चे ये समझते हैं कि मैं बहुत एक स्ट्रिक्ट मदर हूँ और मेरी बेटी जो है वो अब 8 इयर्स की है एंड वो मुझे ना मुझसे ऐसा लगता है कि वो दूर होती जा रही है एंड शी स्टार्टेड टू कम्युनिकेट थ्रू हर ब्रदर ना, वो 4 इयर्स ओल्ड है। तो वो खुद मुझसे कोई भी बात करते हुए झिझकती है या फिर मतलब वो अपने भाई से कहती है कि ये आप मामा से पूछें। तो मुझे इसमें थोड़ा गाइड करें कि लाइक मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि आपकी जो 8 साल की बच्ची है, क्या आपने अचानक से उस पे ये सारी चीज़ें वारदात कर दी कि भई तुमने ये नहीं खाना या तुमने सोशल मीडिया या मोबाइल ऐसे यूज़ करना है कि कैसे करना है? अगर तो बच्चे को शुरू से ही नहीं, आपने मैंने बता अचानक से नहीं किया, मतलब शुरू से ही घर में यही रूल बनाया हुआ है। लेकिन हुँ, वो उसका और मेरा शायद वो कम्युनिकेशन सही तरह से हो नहीं पाई, मैंने उसको सही से मतलब मैं गाइड तो करती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जब वो स्कूल जाती है, जब वो बाहर निकलती है, बाकी बच्चे ये मामा खा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं अलाउ है, बाकी बच्चों का इतना स्क्रीन टाइम है, मेरा क्यों कम है, मतलब इस तरह से वो ओवरऑल जब वो बाहर स्कूल का एनवायरनमेंट है, पार्क जाएगी या बाहर जब जैसे हम हॉस्पिटल गए वहाँ पे एक आंटी जो मैं फ़ारिग हूँ तो मैं फ़ोन नहीं देख सकती, वो आंटी तो कब से फ़ोन में गेम खेल रही हैं, तो मतलब इस तरह से ना। हुँ। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको उनकी छोटी बच्चों की लेवल पे जाके ही हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जब आपने बच्चों को ट्रेन करना है ना, तो उनके लिए कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। अगर जी, तो जी, मैं तो और कंसिस्टेंट हूँ, लेकिन बस मुझे ये मेरी है कि बात वो हाँ, मेरा और उनके दरमियान सुनिए आप कम्युनिकेशन मैम की क्लैरिटी पहले होना आंसर सुन लें ना, वो आपकी आपका सवाल हमें समझ आ गया। आप सुनेंगी फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आएगी बात। वो बात ये है ना कि कभी-कभी हम कंसिस्टेंट नहीं होते और कभी-कभी आपने खुद ही अपनी बात में कहा कि परहैप्स आपका जो स्टाइल होगा बच्चे को समझाने वाला या बच्चे को अगर आप वैसे अदरवाइज़ भी टाइम बच्चे को देते हैं ना, तो आप उसको छोटी-छोटी कहानियों में छोटी बच्ची है ना, ये 8 साल की तो इट्स नॉट दैट एज तो आप उसको बिठा के उसके साथ कुछ खुद गेम खेलें, ऐसी चीज़ें जो बच्ची को पसंद हैं अदर देन अगर बच्चा जो है बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। अगर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल लूडो पसंद है या उसको और कोई ऐसी गेम पसंद है, तो आप कह सकते हैं, "अच्छा आओ, बच्चे का नाम लेके के आओ, लेट्स प्ले, मामा आपके साथ खेलते हैं।" तो अगर आप बच्चे को वैसे टाइम दोगे और उसके साथ वो स्क्रीन टाइम, उसको बच्चे को साथ-साथ समझाते रहें कि बेटा आपको जो अलाउ किया, आप थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो फिर आपको और चीज़ें अलाउ भी कर देंगे। तो आपने ग्रेजुअली बच्चे के साथ फ्रेंडशिप को क्रिएट करें। उसके लिए वार्म्थ में जो आपने अपनी एक्सपेक्टेशन या चीज़ें रखी हुई हैं घर का जो भी आपने, वो आप बेशक वैसे ही रहने दो। लेकिन आपने हमारे वालिदैन क्या जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना जनरेशन गैप जैसे बच्चे कहते पेरेंट्स कहते हैं हमारे ज़माने में तो ये होता था। हमारे पेरेंट्स जो चीज़ पसंद नहीं होती थी ना, ख़ास तौर पे वो सब्ज़ी तो कहते थे इधर बैठो, हम तुम्हारे मुँह में चम्मच से डालते हैं। तो हम वो वाले बच्चे थे कि हम तो मान जाते थे ना, आपके बच्चे ऐसा नहीं मान आपके बच्चों के लिए वो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है जो इस ऐज के इस दौर के बच्चे कर रहे हैं। यानी कि आप उसको कहें कि आपने कोई कंडीशन रख दी, अच्छा बेटा अगर आज आप मुझे ये वाली चीज़ करके देंगे देन विल गो आउट हम इकट्ठे बाहर जाएँगे, आप मैं आपको पसंद का मील लेके दूँगी। तब आपने क्या किया आपने उसको कंडीशन किया कुछ चीज़ों के साथ ना। तो अगर आप उसको रोज़मर्रा जो है, जो भी घर में खाना पक रहा है, कभी-कभी आप उससे सुबह पूछ लें, आज मेरा बेटा क्या खाएगा? आज आपको क्या खाना है? अगर हम मामा घर में चीज़ पकाएँ तो आप क्या खाओगी? यानी कि आपने उसको शामिल कर लिया। आप अपनी पसंद की चीज़ भी बना लें, उसको फ्राइज़ पसंद है, उसको फ्राइज़ बना दें, उसको नगेट्स पसंद है, नगेट्स बना दें। यानी कि वो चीज़ें जो बाहर के बच्चे खाते हैं बाहर से, आप अपने घर में इसको पका के दे दो ना। एट टाइम्स बच्चे ज़ाहिर जो माहौल में देख रहे हैं, उनको उधर डिस्क्रिपेंसी भी तो आती है ना कि बाहर अगर एक लंच बॉक्स में वो पड़ा हुआ है किसी के चिकन पैटी पड़ा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं और आपके बेटे की उसमें रोटी पड़ी हुई है या ब्रेड पड़ी हुई है जो वो उसको लग रहा है कि भई ये कल्चरली सही नहीं है। तो बच्चे में वो कॉम्प्लेक्स भी आएगा ना तो यू शुड ट्राई टू बच्चे को दोनों चीज़ें जो हैं इतना ऐसे रखें बैलेंस करके कि बच्चे को ये फ़ील ना हो कि नहीं मामा तो मुझसे कुछ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। हाँ जी ओके, और ठीक है। ओके, आई तो होप आपका आंसर हो गया।
आप में से और भी किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें प्लीज। I'm trying to raise my hand, but I cannot. Can I put forward my question? जी जी Yeah, please. please. Sure. Ji, doctor. I want to know that can communication solve any long-term resentment between spouses? Like the patterns are defined, the outcomes are expected, but the resentment is still there. Actually, it's a both way. You can't be like, if you are just putting your effort and the other person is not putting that effort. So, how will you create that communication pattern? So, at times, one spouse knows that communication is good, it should be done, but the other person is not willing to be on one page. In that case, you have to see okay, what is underlying problem, why that person is, maybe the nature wise he's close person, maybe he's not what you are saying, he's not convinced about that. So you have to see what are the underlying reasons for not being communicated. Right. Thank you. जी आतिका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए हम लोगों को। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जेंटल पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जेंटल पेरेंटिंग जी जी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ इसके बारे में, क्या ये सही है? आप इसको क्या किस पॉइंट से देखती हैं कि इसलिए मैं आपका रिव्यू लेना चाहती हूँ। नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन समझिए, जेंडर पेरेंटिंग क्या है? जी जी मैम जी ये जी पूछना चाह रही हैं कि जेंटल पेरेंटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? जेंटल जेंटल या जेंडर? जेंटल जेंटल। आप मुझे उसका मतलब समझाएंगे कि क्या आप इससे क्या मानिए ले रहे हैं? हाँ जी, ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लाइक आपको बच्चे के साथ लीनिएंट रहना है और लाइक वो जैसे अभी आपने डिस्कशन की जो सेकंड आपका था, मैं उसका एग्जैक्ट नेम भूल गई हूँ, कि उसमें आपने फ्रेंड भी रहना है। जी जी, फ्रेंड भी रहना है और आपने जो है उसका बाउंड्री सेट करनी है। और इट्स मोर लाइक यू शुड बी लाइक योर चाइल्ड शुड बी मोर कंफर्टेबल विद यू। लाइक आप बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, इस तरह करके ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। वैसे तो ये बहुत लॉन्ग है, मैं इतना ज्यादा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। आप आपका सवाल क्या है कि ये होनी चाहिए कि नहीं होनी जी चाहिए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ का इन्वायरमेंट, अब ऑफकोर्स आप सब लोगों को पता है कि यूरोप का इन्वायरमेंट, तो मेरी बेटी 4 साल की है, तो मैं उसको जेंडर पेरेंटिंग से ट्रीट करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा फोकस कहीं ना कहीं दीन पे बहुत ज्यादा है कि मैं उसको इस एज में मैं उसको कुछ ना कुछ सिखा दूं अभी से ही, लेकिन कहीं ना अच्छा, कहीं फिर मैं फील करती हूँ। मुझे आपका सवाल समझ आ गया। जी जी, पहली बात थैंक यू। पहली बात तो ये है कि ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने कल्चर से अलग हो के दूसरे कल्चर में चले जाते हैं, दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम। इसलिए कि इट्स योर चॉइस कि यू आर इन दैट कल्चर, और फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी रूट्स जो आप छोड़ के गए हैं आप बच्चों को बिल्कुल वैसा बनाएं। अगर आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, 4 साल की बच्ची है, उस माहौल में है, उस स्कूल में पढ़ेगी, यस यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि आप कहें जी आपके घर में वो प्रैक्टिस की जा रही है, और आप उसको बच्चे को पर फोर्स नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं हमने मॉडलिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट कि जी आपका घर का माहौल मजहबी है या आप उसको बच्चे को मज़हब के करीब करना चाहते हैं, और बाहर वो इतना डिस्क्रिपेंट माहौल देख रहा है बच्चा, उसके लिए इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि अच्छा व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। और वहाँ के बच्चे जो वहाँ की तरबियत में पलते हैं, दे ओनली लिसन द लॉजिक, वो क्वेश्चन करते हैं, एंड देन यू शुड बी एबल टू आंसर दैट लॉजिकली टू कन्विंस योर चाइल्ड। अगर आपके अंदर वो सब चीज़ें करने की नहीं है तो फिर आई एम सॉरी कि बच्चा तो है, वो तो जिस माहौल में उसकी परवरिश होगी, जिसमें वो तालीम हासिल करेगा, उसके लिए हमारे यहाँ बच्चों को मज़हब से के लिए इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती बीइंग इन पाकिस्तान, क्योंकि इर्द गिर्द सारा माहौल ऐसे ही है। लेकिन ऐसी कंट्रीज, ऐसे जगहों पे जहाँ पे
बाहर माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, घर का माहौल डिफरेंट है। आपकी जो अपनी सारी क्या कहना चाहिए रिलीजियस मॉरल ऑब्लिगेशन जो भी हैं, उनको एक्सरसाइज करवाना जो है इट्स नॉट दैट ईज़ी। इसलिए कि उनके बच्चा बाहर उसकी उसकी एथिक्स डिफरेंट है, आपके मॉरल्स डिफरेंट हैं। वहाँ के बच्चों से पूछो ना तो वो उनको वो हम कहते हैं हमारा जो मॉरल है या हमारी जो जितनी भी मोरालिटी है दैट कम्स फ्रॉम दैट इज़ ग्राउंडेड इन आवर रिलिजन और वी प्रैक्टिस दैट। आप चाहे रोल मॉडल कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो। और बाहर के मुल्कों में दे से कि इट्स फ्रॉम द कल्चर, इट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट दे आर गेटिंग दैट मॉरल्स। अगर राइट एंड रॉन्ग है तो व्हाट इज हम कहते हैं राइट एंड रॉन्ग हमें मज़हब बता रहा है, वो कहते हैं नो इट्स एनवायरनमेंट इज टेलिंग अस कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, कल्चर सेज दैट। तो आपके लिए आई अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट दैट ईज़ी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपने बच्चे को डे 1 से ये कन्विंस करना है या ये बताना है, ये प्रैक्टिस करनी है कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड बिहेवियर। देखो ना, आप जितनी कोशिश कर सकते हैं और 16 इयर्स के बाद तो वैसे ही आपका कंट्रोल खत्म हो जाना है। या 18 इयर्स के बाद जैसे भी उधर के माहौल के एडल्ट, तो वो उस माहौल में बच्चों की परवरिश इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, आई एम टेलिंग यू। मैं उसके लिए जो है आपको कोई कहानी लंबी-चौड़ी नहीं सुना सकती कि जी आप ऐसे करें, वैसे करें। सिर्फ़ ये है कि आपकी जितनी बिसात है, आपकी जितनी कोशिश है, यू शुड कीप टू दैट और उसको इतना स्ट्रिक्ट ना करें, लेकिन आपने उसको पता हो बच्चे को कि आप उसको मज़हब के बारे में जितना भी गाइड कर सकते हैं, आप उसको ऐसे स्कूल्स क्योंकि मुझे पता है वहाँ के जो लोग हैं, वो ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं। वो बच्चे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में लेके जाते हैं अपने बच्चों को जहाँ वो चीज़ें लर्न करें, सीखें और रिलीजियस उनकी चीज़ें जो हैं वो ठीक हों। लेकिन अगेन देखा ना दैट चाइल्ड हैज़ टू टर्न बैक टू दैट स्कूल है। वो सारा वक़्त उसने 5 बजे तक या 4 बजे तक स्कूल में रहना है। उसके इर्द-गिर्द माहौल में सारे मुसलमान बच्चे नहीं होंगे, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलिजन के बच्चे होंगे। तो इट्स हार्ड टाइम। आप यू हैव टू पुट हार्ड एफर्ट और बच्चे को जितनी आप मेहनत से आप कर सकते हैं, वो आप करें। बाकी मैं कोई इसका कोई ऐसा क्विक फिक्स नहीं है जो मैं कहूँ कि आप ऐसे करो। इसमें एक चीज़ बहुत थैंक यू सो इम्पोर्टेंट है मच। समझने के लिए कि अल्लाह ताला ने भी हमसे हमारी कोशिशों का सवाल करना है, रिज़ल्ट्स का सवाल नहीं करना। हम लोग जब रिज़ल्ट्स के पीछे जाते हैं ना, तो फिर हम ज़्यादा ओवरवेल्म फ़ील करते हैं। तो एज़ पेरेंट्स हमने सिर्फ़ कोशिश करनी है, रिज़ल्ट्स अल्लाह ताला पे छोड़ने हैं इंशाल्लाह। जी, फ़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ऐसा कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन मैंने डॉक्टर साहबा को बस शुक्रिया अदा करना था। जज़ाकल्लाह, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और ये जो सिस्टर अभी जर्मनी से बात कर रही थी, क्योंकि मैं भी जर्मनी में रहती हूँ, तो इनको एक छोटी-सी सलाह देना चाहूँगी कि इधर हमारे लिए सबसे बेस्ट, जैसा कि डॉक्टर साहबा ने कहा कि आप अपनी कोशिश कर सकती हैं। और मुझे लगता है, मैं भी एक मदर हूँ और मैंने जो अपने घर से, अपने माहौल से सीखा है, वो ये है कि अगर आपके घर का माहौल मज़हबी होगा, आपका बच्चा बाहर से थक-हार के आएगा और उसको घर आप जन्नत जैसा प्रोवाइड करेंगी, चाहे आपका खामद है, चाहे आपका बच्चा है। अपने घर को ऐसा बना दें कि वो बाहर की दुनिया से थक के जन्नत की तरफ भागे, और जब उनको घर में वो जन्नत जैसा माहौल मिलेगा, तो यकीन करें आपके घर का माहौल हावी हो जाएगा बाहर के माहौल पे। बेहतरीन। शुक्रिया फ़रा। जी, सरफ़राज़ आपका क्वेश्चन है? सरफ़राज़ के नाम से हमें किसी ने जॉइन किया हुआ है, आपका हैंड रेज़ है, काइंडली क्वेश्चन कर लें। जी, शमा आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। मुझे बहुत अच्छा लगा सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। और सेकेंडली मैं एक चीज़ शेयर करना शमा आपकी चाहूँगी आवाज़ में बहुत कि डिस्टॉर्शन है, हमें जनरल समझ नहीं आ रही। सॉरी। Okay, I want to share one more thing. First of all, thank you, Miss इफ़त। मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेटिव सेशन था आपका, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं एक जॉब भी कर रही हूँ और अपने बच्चों को भी देखती हूँ घर में। तो
मैं ये बात शेयर करना चाहूँगी कि पहला जो आपका स्कूल है वो आपका घर है, सेकंड स्कूल जो आप बच्चा जहाँ भेज रहे हैं, एंड द थर्ड स्कूल इज़ योर एनवायरनमेंट। तो आई थिंक ये एक ट्रायंगल है कि बच्चा बाहर से सीखता है, स्कूल से सीखता है और घर से सबसे ज़्यादा सीखता है। अब हम एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं कि लाइक हम स्कूल में बच्चों को कहते हैं टॉकिंग इंग्लिश बेटा, स्पीकिंग इंग्लिश, बात इंग्लिश में करें। अच्छे स्कूल में ये बहुत बार की डिफरेंट स्कूल में इस चीज़ पे बड़ा फोकस है इंग्लिश पे। तो मुझे थोड़ी सी ये चीज़ एज अ टीचर ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड लगती है कि हम बच्चे को घर में बच्चा पंजाबी भी देख सुन रहा है, उर्दू भी सुन रहा है, तो वो चीज़ें अडॉप्ट करता है, वहाँ से वो सबसे पहले सीखता है। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा-सा एक लैंग्वेज का बड़ा बच्चों में लगता है कि हम स्कूल में बच्चे पे एक फोर्स करते हैं बच्चे को। तो फिर हम कहते हैं कि बच्चे का टीचर का बॉन्ड भी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, बच्चा टीचर से हर बात शेयर करे। तो फिर बच्चा सम टाइम मैं बच्चों को देखती हूँ कि वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज की वजह से अपनी चीज़ों को भी डिस्कस करना छोड़ देते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बायलिंगुअल होके बच्चों के साथ चीज़ें डिस्कस करती हूँ। और अपने घर में भी देखूँ तो मैं बायलिंगुअल रहती हूँ, उर्दू भी बोलती हूँ बच्चों से, ज़्यादा तो हम उर्दू ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी हम बात करते हैं। बात ये है कि बस जो बच्चा है ना वो एक शख्स से ही सीख रहा होता सब कुछ। वो जॉइंट फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, वो हर एक से कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो मैं कहती हूँ कि हम किस तरह उस बच्चे को कैसे उस चीज़ से बचाएँ जहाँ पे उसको नेगेटिविटी मिल रही है। लाइक मैं अगर जॉइंट फैमिली में रहती हूँ ना, तो मैं इन चीज़ों में बड़ा देखती हूँ कि मैंने अगर अपने बच्चे को अच्छी और मॉरल वैल्यूज़ दी हो ना, तो कहीं न कहीं नेगेटिव फील करेगा, कहीं न कहीं स्लैंग लैंग्वेज भी यूज़ करेगा। आप तो किधर इसको रहती हैं? कैसे ओवरकम करूँ? आई लिव इन मलिर सॉरी? मलिर हॉल, कराची। अच्छा, कराची में रहते हैं। तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे की जो लैंग्वेज है या बच्चे का जो माहौल है, उसके जो है ना, ये सारी चीजें आप ना एनवायरनमेंट से बच्चे को हटा सकते हैं, ना अपने घर का माहौल ज़ाहिर है उसका, जो बच्चे का पहला इंस्टीट्यूट है वो तो उसका घर है। जो चीजें आपने एग्जैक्टली। और सिर्फ आपने चीजें कहनी नहीं होती ना, उसको उसको सच्ची रोल दिखानी मॉडल बन होती के है। उसको रोल मॉडल बन के दिखाना होता है। जो जो एग्जैक्टली। पेरेंट्स आप कह रहे हैं वो अगर आप खुद कर रहे हैं तो बच्चे में ऑटोमेटिकली ये चीजें आएंगी। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही, क्या कहना चाहिए, सुन्नत भी यही है कि पहले खुद उस चीज को करो, फिर बच्चे को कहो ना। एग्जैक्टली। आप खुद तो नहीं कर बट रहे माय लेकिन आप क्वेश्चन, यस, बट माय क्वेश्चन इज दैट कि देखिए जॉइंट फैमिली का है था ना, तो जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं, ठीक है, हम्म और हम अपने पे तो काम कर रहे हैं कि अगर ऑब्वियसली कि हम जो करेंगे बच्चा वही देखेगा और वही करेगा। हम्म मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक आपको पता है आपने बच्चे के सामने कैसे रहना और आपको अपने आप को कैसा रखना है और आपको ठीक है, कैसा ठीक है, होना है, बट ठीक है। मैं दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए उनसे ना, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते मैं कि भैया आप आपसे मेरे बच्चे के आप साथ ऐसे नहीं रहे, हाँ, ऐसे आप बात नहीं सही करें, झूठ नहीं, नहीं देखो बोलें। ना, ठीक ठीक है। है समा, काइंडली म्यूट करिएगा, फिर अब मैम की बात समझ में आएगी आपको। ओके 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 ओके। अब मुझे आपकी बात समझ आ गई कि जॉइंट फैमिली में यही तो मैं आपको समझा रही थी ना कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो अराइज हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट पीपल लिविंग इन वन एनवायरनमेंट। इफ somebody इज डूइंग समथिंग which पेरेंट्स डोंट लाइक, और आप बच्चे को वहां से अलहदा भी नहीं कर सकते, अब उसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि बच्चा जो है उस बड़े से या उस जो भी उसका रिलेशन है उससे वो एक नेगेटिव भी ना हो और उसकी नेगेटिविटी को अपनाए भी ना। उसके लिए अगेन यू हैव टू बी, आपके जो अपने मॉरल्स हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि बच्चे को आप साथ के साथ अपने किसी भी रिलेशन से मुतनफर नहीं करना, लेकिन आप उसको राइट एंड रॉन्ग की यू कीप टेलिंग द चाइल्ड कि अच्छा बेटा उसने ये उन्होंने किया, चलो वो बड़े हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन असल चीज़ जो है ना वो ऐसे होनी चाहिए। यानी कि देखो ना, ग्रेजुअली आपने, और जब बच्चा ये देख रहा है कि मेरे वालिदैन जो हैं वो दे आर पुटिंग हार्ड एफर्ट, वो सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं और वो देख रहा है या देख रही है, तो वो आई अंडरस्टैंड कि इन्फ्लुएंस होंगे बच्चे। लेकिन मैं इस चीज़ पे फिर भी मेरा यकीन है कि अगर आप जो है उस सारे माहौल में भी एक पॉजिटिविटी आपकी तरफ से आएगी, बच्चा ज़रूर शायद वक़्ती तौर पे तो इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी ही चीज़ों को फ़ॉलो करेगा।
जी रबिया। जी सारा, अब हम कितना टाइम है हमारे पास, क्योंकि स्लाइड 4:33 हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आई जी होप दिस शुड जी बी जी द ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इंशाल्लाह। जी अच्छा जी ये जी है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में आपने बात की, जो आपस में स्पाउसेस हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट का लेवल कहाँ तक हो सकता है, उसको कहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए? क्या कॉन्फ्लिक्ट अच्छा भी होता है, उसकी कोई पॉजिटिव आउटकम भी हो सकती है, या वो सिर्फ नेगेटिविटी ही जनरेट होती है, या आपको कॉन्फ्लिक्ट टोटली अवॉइड करना चाहिए, या थोड़ी बहुत बात करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए? लिमिट क्या है? ठीक है ना। अब ये कोई ऐसा गैजेट नहीं है मैं कहूँ कि जी 2 सही है और 3 गलत है। ये तो आपकी और आपके स्पाउस के दरमियान की जो भी एक कन्वर्सेशन है या जो भी आपका रिलेशन है, उसमें पहले तो ये वे करें कि ज़्यादा पॉजिटिव है कि ज़्यादा नेगेटिव है। अगर तो जनरली स्पीकिंग पॉजिटिव है और कभी-कभी नोक-झोंक हो जाती है, ऊँच-नीच, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ नॉर्मल। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लोग इकट्ठे रहते हों और उनकी आपस में कभी कोई ऊँच-नीच ना हुई हो, कभी मुँहमारी ना हुई हो, कभी बदतमीज़ी पे नहीं जाना हमने। हमने अब्यूसिव लैंग्वेज पे नहीं जाना, हमने वो सब चीज़ें नहीं करनी। लेकिन छोटी-मोटी नाराज़गियाँ, छोटी-मोटी चीज़ें, अब ये मैं नहीं कह सकती कि 10 में से 10 करेंगे तो ये ऐसे होगा, क्योंकि ये रिलेशन है ना। आप खुद समझदार होंगी कि आपके और आपके हस्बैंड या स्पाउस के दरमियान में जनरली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ तो क्या रिलेशन है। उस रिलेशन को एक हमने एक रिसर्च की, हमने कहा अच्छा लेट्स गिव नेम टू योर बॉन्ड। आपका मैरिटल बॉन्ड का क्या नाम है? जब आपने वो दे दिया तो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट इज मिसिंग लिंक इन योर बॉन्ड। किसी के दरमियान में फ्रेंडशिप नहीं होती, किसी के दरमियान में ट्रस्ट नहीं होता। हो सकता है एक चीज आपको सही लग रही है और आपके हस्बैंड के लिए वो नागवार हो। हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, नोबडी वांट्स टू बी शेपरॉन। उनकी चीज़ों को आप जो है मिसट्रस्ट करें, मोबाइल खोल-खोल के देखें किससे बात हो रही है, किसके मैसेजेस आ रहे हैं, किसी ने किसी से कॉल में बात की तो पूछना अच्छा अभी किसकी, यानी कि देयर आर टाइम्स पीपल मे टेल यू। हस्बैंड वाइफ के अंदर में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एक-दूसरे के साथ आपको हर एक की ना प्राइवेसी होती है। वो जो प्राइवेसी है वो आपके बच्चे के साथ भी उसकी प्राइवेसी को भी आपने रिस्पेक्ट करना है। और अपने हस्बैंड की प्राइवेसी को और आपका हस्बैंड जो है वो आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे। जिस जिस घर में रिस्पेक्ट का एलिमेंट होगा, मोहब्बत से ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा रिस्पेक्ट इज़ नेसेसरी। इफ यू विल गिव रिस्पेक्ट, आई एम प्रीटी श्योर कि अगला बंदा भी अगर ठीक बंदा है तो वो भी आपको रिस्पेक्ट बैक करेगा। लेकिन देखिए ना उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, यू हैव टू इन्वेस्ट। आपने ये नहीं कर सकते कि आप एक दिन तो आप रिस्पेक्ट कर दिए, अगले दिन कहा कि जी भी अब मैं जो मेरा दिल चाहेगा करूँ, और फिर कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली आंसर। एंड आपने फॉर द टाइम लॉन्गर टाइम के लिए चीज़ों को आपने अपनी एनर्जीज़, अपनी सारी अच्छाई जो है इन्वेस्ट करनी होती है। और वो इसलिए नहीं करनी होती कि फिर आगे से वो अच्छी चीज़ मिले, इसलिए करनी होती है कि आप अच्छे हैं। आप अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे से अच्छा ही मिलेगा। डोंट वरी। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस जज़ाकल्लाह टॉक। खैर मैम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया। मेरे लिए हाँ, बहुत ये अच्छा सेशन रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने, और आपको इतने अरसे बाद देख के भी बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत हाँ, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे ज़्यादा आपकी तालियाँ बज बज के ऊपर आ रही थी, तो मैं देख रही थी, और मुझे भी आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं इंशाल्लाह आई विल कम बैक विद सम इंशाल्लाह मैम, हम आपको न्यू दोबारा थिंग। से पूछें कि हाँ, आपने दोबारा हाँ, हमारा इन्विटेशन ज़रूर एक्सेप्ट करना है। नहीं, हम ज़रूर दोबारा मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि अब तो मैंने आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ना, एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो इंशाल्लाह आई विल कम बैक। और इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप यू हैव लिसन्ड, यू हैव गिवन योर टाइम। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।